Welcome, dear students. Myself, Dr. Savita Chahar, Associate Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. Today, our topic is Law of Independent Assortment. In previous classes, in my previous video classes, we have completed up to Law of Segregation. Before starting the Law of Independent Assortment, I would like to summarize our previous classes related to Mendel's law of inheritance. Dear students, अभी तक हमने ये देखा कि मेंडल का जो वर्क था 1857 से लेकर 1865 पर गार्डन पी, जिसका बोटनिकल नेम पाइसम सटाइवम है, उस पर उन्होंने 8 साल तक वर्क किया और उनका जो रिजल्ट था उसमें उन्होंने जीन्स और क्रोमोसोम की बात की। हालांकि उस समय तक जीन और क्रोमोसोम की खोज नहीं हुई थी, तो उनके उन्होंने जो नियम बनाए उसमें बार बार फैक्टर्स का जिक्र होता है। तो फैक्टर्स का मतलब आजकल जो है वह जीन्स से है। और 8 साल तक उन्होंने हार्ड वर्क किया। देखिए, हार्ड वर्क प्लस थ्योरी के साथ 8 साल को छोटा टाइम नहीं होता है, उसमें उन्होंने काम किया और हेरिडिटी के नियम की स्थापना की। पाइसम सटाइवम का पौधा उन्होंने चुना, जिसमें हमने अभी तक पढ़ चुके हैं कि 7 उसके जो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए कैरेक्टर आर नोन एज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, हाइट क्या है? एक कैरेक्टर है। इसकी 2 अल्टरनेटिव फॉर्म क्या हो जाएंगी? टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। तो मेंडल ने पाइसम सटाइवम पर काम किया। मेंडल ने जो काम किया, उन्होंने मेंडल से भी पहले इस पे काम हो चुके कई सारे, लेकिन वो क्या थे, सक्सेसफुल नहीं रहे थे। तो मेंडल ने बहुत ही इंटेलिजेंटली एंड धैर्य से अपने काम किए और पहले जो वैज्ञानिक काम कर चुके थे उनकी असफलताओं से सीख लेते हुए मेंडल ने अपना काम पूरा किया। बायोलॉजी और मैथ्स का कॉम्बिनेशन का उपयोग सबसे पहले मेंडल ने ही किया। दूसरी चीज क्या है? मेहनत जब इंसान करता है तो उसका भाग्य भी साथ देता है। तो सौभाग्य ऐसा रहा कि मेंडल ने जो पाइसम सटाइवम के पौधे, गार्डन पी जिसे हम कहते हैं, वो चूज किया। उसका एक प्लस पॉइंट ये था कि एक तो वो जो पादप है वह एनुअल है, 1 वर्षीय है। 1 वर्ष में उसकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है। तो उससे क्या है, जैसे बीज बनेंगे उनको फिर उगाना, फिर साल में उसका रिजल्ट देखना काफी आसान हो जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है वो ये है कि पाइसम सटाइवम के जो फ्लावर हैं वह बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब क्या होता है? आप लोग पढ़ रहे हो टैक्सोनॉमी के अंदर। द्विलिंगी का मतलब ये है कि एक ही फूल में गाइनोशियम और एंड्रोशियम, फीमेल एंड मेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। वैसे तो पाइसम सटाइवम में क्या है कि सेल्फ पोलिनेशन होता है, एक ही फूल के अंदर आपस में ही सेल्फ पोलिनेशन हो जाता है, लेकिन इसके अंदर हम लोग क्रॉस पोलिनेशन भी करा सकते हैं। क्रॉस पोलिनेशन कैसे करवाते हैं? इमेस्कुलेशन के द्वारा, या विपुंसन जिसे अब हिंदी में कहते हैं, उसके द्वारा क्रॉस पोलिनेशन भी कराया जाता है। इमेस्कुलेशन आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा बता देती हूँ आप लोगों को कि इमेस्कुलेशन का मतलब होता है कि जो फ्लावर है उसको सेल्फ पोलिनेशन से रोकने के लिए जब एंड्रोशियम मैच्योर होते हैं उससे पहले ही उनके अंदर पोलन ग्रेन बने, उससे पहले ही बाइसेक्सुअल फ्लावर में से एंड्रोशियम को रिमूव कर दिया, एंथेलॉप जो है उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। अब इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन कराना है, तो हमारा जो डिजायरेबल फ्लावर है या प्लांट है जिसके पोलन ग्रेन से हमें उसको सेल क्रॉस पोलिनेशन कराना है, उसके जो पोलन ग्रेन है, जो हमारा पहले वाला फूल है, उसके स्टिग्मा पे छिड़क दिए जाते हैं, फ्लावर को बंद कर दिया जाता है, ताकि क्या है कि अब जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कैसा होगा? क्रॉस पोलिनेशन के द्वारा, दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन के द्वारा। तो इस तरह की जो टेक्निक है
मेंडल ने अपनाई। और सबसे पहले उन्होंने जो प्रयोग किए उसमें मटर के ऊपर उसकी जो लंबाई का जो कैरेक्टर है, तो लंबाई के कैरेक्टर के 2 एलील वाले पौधे लिए उन्होंने। कुछ पौधे, जो पहला जो पौधा था जो जिस पर उन्होंने वर्क किया वो उन्होंने लंबा, इसका तना क्या था, लंबा था। और जो दूसरे पौधे लिए क्रॉस कराने के लिए वह कैसे थे, ड्वार्फ थे, बौने थे, मीडियम हाइट नहीं है। देखिए बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है, एक बहुत लंबा है और एक छोटा है। हम ड्वार्फ किसका कहते हैं, जो बिल्कुल मीडियम हाइट से भी बहुत छोटा हो उसे हम ड्वार्फ कहते हैं। तो इन दोनों को लिया। अब दूसरी जो इनकी पॉजिटिव पॉइंट था वो था, उन्होंने क्या थे, प्योर पेरेंट लेते थे। प्योर पेरेंट का मतलब है होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब ये है कि वहां पर कोई मिक्सिंग नहीं है। अगर टॉल है तो उसका जो एलिल होगा वो प्योर टॉल होगा, उसमें ड्वार्फ का कोई भी एलिल नहीं होगा। और अगर ड्वार्फ है तो बिल्कुल प्योर ड्वार्फ होगा, उसके अंदर टॉलनेस का कोई भी जीन या एलिल नहीं होगा। तो सबसे पहले ये देखिए, आप लोग मेरी पहले वाले स्लाइड में देख लीजिए, यहाँ पर जो हमने करवाया है, ये देखिए पहला जो पेरेंट है वह होमोजाइगस है, इसके लिए कैपिटल टी है 2 यहाँ पर। और दूसरा वाला जो है वह ड्वार्फ है, यहाँ पे दोनों ही जो एलिलोमार्फ और एलिल्स कैसे हैं, ड्वार्फनेस के हैं। और कल वाली क्लास में मैंने स्टूडेंट्स बताया था आप लोगों को कि कौन से लेटर हमें यूज करना है, इसके लिए भी नियम बने हुए जेनेटिक्स के अंदर। कोई भी कैरेक्टर जो डोमिनेंट है उसका पहला लेटर लिया जाता है सिंबल के रूप में, क्योंकि बार बार हम टॉल ड्वार्फ ऐसे नहीं लिख पाते हैं। और जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसके लिए उस पहले लेटर का कैपिटल लेटर यूज किया जाता है, जबकि जो दूसरा रिसेसिव कैरेक्टर है, अप्रभावी है, उसके लिए डोमिनेंट कैरेक्टर का जो पहला लेटर है वही काम में लिया जाता है, लेकिन वो जो लेटर हैं वो स्मॉल होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, टॉल वाले में टॉल का पहला लेटर क्या है, टी। तो अगर हमें टॉल दिखाना है तो उसके लिए एलिल हम दोनों ही कैपिटल यूज करेंगे। और अगर ड्वार्फ होगा उसके लिए हम डी यूज नहीं करेंगे, टी जो लेटर है उसका ही स्मॉल लेटर यूज करेंगे। तो इसको एक बार फिर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर 2 पेरेंट हैं, एक प्योर टॉल है और एक प्योर ड्वार्फ है। कल मैंने एक बात और बताई थी आप लोगों को कि मेंडल ने कहीं पर भी कमी नहीं छोड़ी, बहुत ही धैर्य से उन्होंने, जैसे प्योर टॉल है तो मान लो फीमेल प्योर टॉल ले ली और मेल कैसे ले लिया, प्योर ड्वार्फ ले लिया। बाद में उन्होंने इसके उल्टे क्रॉस भी करवाए, जैसे ड्वार्फ फीमेल होगी तो टॉल मेल होगा। तो उन्होंने बहुत ही मतलब जल्दीबाजी नहीं की अपने काम में, इस तरह का उन्होंने जो वर्क किया। अब जब दोनों में क्रॉस पॉलिनेशन हुआ तो उसके बाद जाइगोट फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, और लास्ट में जाकर के क्या बनते हैं, सीड बनते हैं, पॉट बनी, पॉट के अंदर सीड है। अब उससे जो सीड प्राप्त हुए उन सीड को, उन बीजों को मेंडल ने उगाया। अब उगाने के बाद जो पौधे प्राप्त हुए उसको उन्होंने F1 जनरेशन, या F का मतलब फीलियल, और यहाँ पे अपने 1 लिखा है, तो फर्स्ट फीलियल के पौधे कहा। और मेंडल ने ये देखा कि सारे ही पौधे, जबकि उनके पेरेंट कैसे थे, लंबे और ड्वार्फ थे, लेकिन F1 जनरेशन में जो सारे पौधे थे वह लंबे पौधे थे। इसके बाद जो लंबे पौधे थे, मेंडल ने उसमें क्या है, आपस में सेल्फ पोलिनेशन करवाया। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद फिर वही हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या है, जाइगोट बना, पॉड बनी, पॉड में जो बीज थे, बीज को उसने फिर से उगाया। अब ये जो नए पौधे बने उन्होंने इसको F2 जनरेशन का नाम दिया, सेकंड फीलियल का नाम दिया। और मेंडल ने जब पूरी कैलकुलेशन की, मैंने बताया ना आप लोगों को, मेंडल ने सबसे पहले बायोलॉजी और मैथमेटिक्स को एक साथ यूज किया था। तो उन्होंने जो कैलकुलेशन की, उस कैलकुलेशन के अनुसार 75% पौधे F2 जनरेशन में लंबे थे और 25% पौधे जो थे
वह बौने थे। तो मेंडल ने अपने रिजल्ट से कंक्लूजन निकाला। देखिए, उन्होंने प्रभाविता और अप्रभाविता का जो कंसेप्ट था वो भी अपने पेपर में बताया। प्रभाविता का मतलब क्या है? मेंडल ने ये कहा कि F1 जनरेशन में दोनों ही पेरेंट के, उन्होंने यहाँ पर फैक्टर्स शब्द काम लिए। उनके अनुसार क्या था कि सभी में जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए फैक्टर्स मौजूद होते हैं। उन्होंने ये बताया कि F1 जनरेशन में लंबाई का फैक्टर भी मौजूद था और ड्वार्फनेस का भी फैक्टर मौजूद था, लेकिन जो टॉलनेस का जो फैक्टर था वह ड्वार्फनेस के फैक्टर पर हावी हो जाता है, और जो ड्वार्फ पौधा था उसका कैरेक्टर जो है यहाँ पर दोनों प्रेजेंट हैं तो भी एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। तो जो एलिल या फैक्टर दूसरे की प्रेजेंस में भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अपने आप को दिखाता है अपने लक्षण, उसे डोमिनेंट या प्रभावी कहा जाता है। और दूसरा एलिल फैक्टर या जीन जो है दूसरे की प्रेजेंस में अपने आप को शो नहीं कर पाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसको उन्होंने अप्रभावी कहा। अप्रभावी अपना प्रभाव कब दिखाएगा? जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा, जब कैपिटल टी या जो डोमिनेंट है जब उपस्थित नहीं होगा उसको। तो यहाँ पर मेंडल ने प्रभाविता और अप्रभाविता के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से बताया। और उसके बाद जो मेंडल ने जो पहला वाला, इसे अपन क्या कहते हैं, ये भी हमने कल बात कर ली है, इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि कोई भी एक ऐसा पौधा या जो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में ही जो अलग अलग हो, उसको अपन मोनोहाइब्रिड कहते। इस तरह के दो पौधों को क्रॉस कराते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनो मीन्स एक संकरण को क्रॉस कहा जाता है इसे। तो इसके आधार पर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, हिंदी में इसे अपन कहते हैं पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इस नियम के अनुसार क्या है? इस नियम के अनुसार ये है कि मेंडल ने ये बताया कि F1 जनरेशन के अंदर दोनों ही एलिल मौजूद हैं, दोनों ही पौधों के जो फैक्टर हैं, जीन हैं या एलिल हैं, वह मौजूद होते हैं, लेकिन उनमें से एक अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है जिसे अपन डोमिनेंट कहते हैं, दूसरा नहीं कर पाता है जिसे अपन रिसेसिव कहते हैं। और आगे इन्होंने ये बताया कि F1 जनरेशन में वो साथ तो आ गए, लेकिन जब F2 जनरेशन में नए पौधे बनते हैं तो दोनों ही एलिल या फैक्टर जो अलग अलग पौधों से आए थे, F1 जनरेशन में इकट्ठे हो गए थे, वह पुनः क्या है, गैमेट बनते समय अलग हो जाते हैं। और अलग कैसे होते हैं? विदाउट एनी मिक्सिंग और ब्लेंडिंग, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं और एकदम से पुनः अलग हो जाते हैं। इसे उन्होंने पृथक्करण का नियम कहा। The law of segregation states that the heterozygote of F1 generation have two alleles of dominant and recessive nature, but these alleles though remain together for long time but do not mix or contaminate with each other, एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं और गैमेट बनते समय पुनः अलग हो जाते हैं। और कैसे अलग होते हैं? So that each gamete receives only one allele of a character, either dominant or recessive। कैसे अलग होंगे? एक गैमेट में एक पेरेंट का जो हम शुरू में एक एलिल आया था वो जाएगा, ये डोमिनेंट भी हो सकता है, वो रिसेसिव भी हो सकता है, यह मैटर ऑफ चांस है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम शुरू करते हैं आगे। द सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस, इसके लिए मेंडल ने
डाइहाइब्रिड क्रॉस करता है। डाइहाइब्रिड क्रॉस किसे कहेंगे? जिसमें पौधा दो कैरेक्टर्स के लिए, जिसमें पौधे के अंदर किन्हीं दो कैरेक्टर्स के लिए दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे, उससे हम क्या कहते हैं? डाइहाइब्रिड या द्विसंकरण कहा जाता है। और डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए मेंडल ने कौन से दो कैरेक्टर लिए? उसने बीज के दो कैरेक्टर्स लिए, दो लक्षण लिए। कैसा बीज लिया? एक पौधा ऐसा था जिस पर येलो, पीले और गोल बीज बनते थे, और एक पौधा ऐसा था जिसपे हरे और झुर्रीदार बीज बनते थे। तो देखिए दो कैरेक्टर हैं यहाँ पे। कैसे? एक कैरेक्टर तो क्या है कि जो बीज है उसके रंग का कैरेक्टर है, और दूसरा जो कैरेक्टर है वह बीज का शेप कैसा है उसका कैरेक्टर है। अब यहाँ पे हमको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है। येलो और ग्रीन जो हैं वह क्या हैं? एलिल्स हैं। किसके? कलर ऑफ सीड के। जबकि राउंड और रिंकल वह भी क्या है? एलिल्स हैं। किसके? शेप और सीड के। तो एक क्रोमोसोम पर ये अलग अलग लोकस पे लगे हुए हैं। येलो और ग्रीन तो सिमिलर लोकस होगा इनका, होमोलोगस क्रोमोसोम पर, जबकि राउंड और रिंकल का उन्हीं क्रोमोसोम पर लोकस अलग अलग होगी। तो मेंडल ने अपने डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर ये ऐसा पौधा लिए जिसके अंदर दो कैरेक्टर्स के लिए दो पेयर उनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। In one of his hybridization experiment, Mendel crossed a homozygous pea plant। यहाँ पर वापस प्योर है। कल हमने जो बात की कि मेंडल की विशेषता थी कि सबसे पहले जो पेरेंट्स लेते थे वे प्योर लेते थे, homozygous pea plant having yellow round seeds with homozygous pea plant having green wrinkled seeds. The F1 generation were found to have yellow round seeds. When the F1 generation were allowed to cross among themselves, they produced 4 types of seed in the ratio of 9:3:3:1. तो मेंडल ने दो तरह के पौधे लिए मटर के, पाइसम सटाइवम के, जिसमें एक पौधे पर जो बीज बनते थे वह पीले और गोल थे, जबकि दूसरे पौधे पर जो बीज बनते थे वह हरे और झुर्रीदार थे। इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो बताया कैसे क्रॉस करवाया, इमैस्कुलेशन के द्वारा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब मेंडल ने ये देखा कि क्रॉस पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन के बाद में फली बनी, फली में जो बीज बना, बीज को उन्होंने उगाया, और उगाने के बाद जो पौधे प्राप्त हुए वो क्या कहलाएंगे? F1 जनरेशन कहलाएगी, फर्स्ट फिलियन। अभी तक हमने चर्चा कर ली इस बारे में। तो F1 जनरेशन में जो सारे ही पौधे थे बने, आगे चल के उन्होंने देखा उन सभी पौधों में पीले और गोल बीज आए। इसका मतलब ये हुआ कि येलो जो कलर है वह ग्रीन कलर पर प्रभावी है, और राउंड जो शेप है वह रिंकल शीट पर प्रभावी है। तो F1 जनरेशन में वही जो डोमिनेंट और रिसेसिव वाला प्रभावी अप्रभाविता की हमने जो बात की थी, मेंडल ने बात की थी, उसके अनुसार क्या है कि येलो कलर जो है वह ग्रीन पर हावी है और ग्रीन कलर रिसेसिव है, जबकि राउंड जो है वह रिंकल पर प्रभावी है। अब यहाँ पर आप देखिए सिंबल क्या होंगे, आप लोग बताइए क्या होंगे सिंबल? क्या होगा? जो डोमिनेंट जो कैरेक्टर है वह येलो है, तो हम इसका सिंबल क्या लेंगे? वाई वाई। और अगर डोमिनेंट है तो वाई वाई हो जाएगा कैपिटल, और रिसेसिव कैरेक्टर है ग्रीन, तो ग्रीन के लिए हम जी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई आ जाएगा। इसी तरह से राउंड के लिए, क्योंकि राउंड प्रभावी है, तो सिंबल क्या क्या हो जाएंगे एलिल के लिए? कैपिटल आर, और रिंकल के लिए हो जाएगा स्मॉल आर, स्मॉल आर। अब मेंडल ने ये जो F1 जनरेशन में
पौधे थे येलो और राउंड, इनको आपस में इनका फर्टिलाइजेशन हुआ, जो मतलब अब इस समय क्या है, सेल्फ पोलिनेशन के द्वारा पौधे बन रहे हैं। तो मेंडल ने ये देखा कि जो डाइहाइब्रिड जो क्रॉस है उसका F2 जनरेशन में जो रेशो है वह 9:3:1 आया, जिसमें 9 जो पौधे थे, मतलब उस रेशो के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग, 16 जो प्राप्त किए इन्होंने, उसमें 9 पौधे थे वह येलो और राउंड थे, 3 जो पौधे थे वह येलो एंड रिंकल थे, तीसरे तरह के जो थे वो ग्रीन राउंड, वो भी 3 थे, और ग्रीन रिंकल जो कि प्योर देखिए हमने शुरू में लिए थे, जो वह ग्रीन और रिंकल यहाँ पे दोनों ही कैसे हैं, अप्रभावी हैं। तो इस तरह का जो रिजल्ट मेंडल के सामने आया, और इन रिजल्ट के आधार पर मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की स्थापना की।